राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। भैया देखो, अपने राजस्थान में जनजाति बहुत रहती है। जैसे किसानों ने आंदोलन किया था, किसानों ने आंदोलन तो किया था अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और कई जातियों ने भी किया। अब जनजाति करेंगी था। किसानों में मारवाड़ का, शेखावाटी का, मेवाड़ का, भरतपुर का आपने पढ़ लिया। मेव किसान आंदोलन में किसी जाति विशेष का था, ये भी आपने पढ़ लिया, कल आपको जो बताया था। अब जनजाति आंदोलन पढ़ेंगे, और जनजातियों में पढ़ेंगे सबसे पहले मेर विद्रोह। मेर विद्रोह, मेर विद्रोह। ये मेर विद्रोह क्या है? मेरों द्वारा आवाज क्षेत्र अंग्रेजों के आगमन से पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। मेरों द्वारा आवाज क्षेत्रों के भूभाग मेवाड़, मारवाड़ एवं अजमेर के अंतर्गत थे। देखो, ये जो इनका क्षेत्र था मेरों का, ये कुछ तो मेवाड़ के अधिकार में था, कुछ मारवाड़ के में, कुछ अजमेर में, किंतु मेरों पर इनका राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। यही मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। जब राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण ना तो मारवाड़ का रहा, ना मेवाड़ का रहा, ना अजमेर का रहा इन मेरों पर, और अंग्रेजों ने अपना पूर्ण अधिकार लगाने का प्रयास किया, तो मेरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है सर। सन 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुपरिटेंडेंट ए फिल्डर ने झाक व अन्य गांवों जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। अब देखो, ये जनजाति थी, ये मेर थे, ये करते क्या थे? ये लूटपाट करते थे, ये लूटपाट करते थे साहब। अब जब लूटपाट करते थे तो इनका अंग्रेजों से साहब समझौता हुआ, और इन्होंने कह दिया कि भाई हम लूटपाट नहीं करेंगे। मार्च 1819 में बिल्डर ने किसी साधारण घटना को मेरों द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। उसने नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरों के खिलाफ दंडात्मक अभियान प्रारंभ किया। मेरों को दंडित किया गया तथा उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित की। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मेरों को घेरने की नीति प्रारंभ की गई। अतः प्रतिक्रिया स्वरूप मेरों ने 1820 के आरंभ से ही जगह जगह विद्रोह कर दिया था तथा अपने क्षेत्रों से पुलिस चौकियों और थानों को हटाने का प्रयास किया। नवंबर 1820 में झाक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ व मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया था। यहाँ मेर विद्रोह अत्यंत व्यापक व भयानक था। मेरों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया गया था, सिपाहियों को मार दिया था। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियनों मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण किया, जिसमें भारी जनधन की हानि हुई। ये सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रही। 1822 में मेरों ने गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर दमनात्मक उपायों का सहारा लेकर मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने में सफल रहा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने मेरों में समाज सुधारक गतिविधियों का आरंभ किया। इस प्रकार अंग्रेज 1947 तक मेर विद्रोह को नियंत्रित करने में
सफल रहे। अगला है भील विद्रोह। भील विद्रोह। भील विद्रोह भील मूलतः एक शांति प्रिय जनजाति रही है। वह अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते रहे थे। 1818 ईस्वी के पश्चात उनके ऊपर स्थापित अर्ध सामंती व अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य किया। देखो ये भील है न, बड़े शांति प्रिय जनजाति है ये थी पहले, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ अपनी ऐसी नीतियां इन पर थोप दी नहीं, जिनकी वजह से फिर भैया ये भी विद्रोह करने लग गए। 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। एक तो भीलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने भीलों में असंतोष को जन्म दिया। कर बहुत लगा दिए अंग्रेजों ने भीलों पर, इससे बड़े नाराज हुए भील। दूसरा, अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के प्रति अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए। और देखो अंग्रेज थे जो भीलों को ज्यादा दबाते थे, इसको भी उन्होंने ज्यादा गंभीरता से सोचा और उन्होंने इसका मनोवैज्ञानिक उन पर दबाव पैदा हो गया भीलों पर के यार आखिर मामला क्या है, हमको इस तरीका से भीलों को क्यों इस तरीका से ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। तीसरा कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन जेम्स टॉड ने अपने हाथ में ले लिया था। उसने भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। चौथा, 1818 की संधि के पश्चात अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। भील राज्य एवं जागीरदारों की सेना में नियमित तथा अनियमित रूप से नियुक्त होते रहते थे तथा इन सेनाओं के भंग होने से बेरोजगारी के चलते उनमें असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। पांचवा, भील अपनी पाल के समीप ही गांव में रखवाली चौकीदारी कर नामक कर तथा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई सुरक्षा नामक कर वसूल करते थे। कर्नल जेम्स टॉड ने राज्य की आय वह राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत तथा भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के ध्येय से भीलों से उनके ये अधिकार छीन लिए थे। यह भील विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। भीलों ने अपने इन परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इंकार करते हुए अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1818 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने यह चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वे विद्रोह के लिए बाध्य होंगे। भीलों ने अपने क्षेत्रों की नाकेबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी। लंबे समय तक राज्य के अधिकारी भील क्षेत्रों में नहीं घुस सके। 1820 ईस्वी के आरंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही भीलों के दमन हेतु भेजा गया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। अंग्रेजी सेना की इस असफलता ने भील विद्रोह को और अधिक तीव्र कर दिया था। आगे चलकर जनवरी 1823 ईस्वी में ब्रिटिश व रियासत की संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1823 ईस्वी तक भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। उदयपुर राज्य के भील विद्रोह से प्रभावित होकर डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्यों के भीलों ने भी अल्प अशांति उत्पन्न की तथा 1825 में आदिवासी विद्रोह की बिखरी हुई घटनाएं घटी। डूंगरपुर राज्य में स्थिति अधिक गंभीर थी, इसलिए भीलों के दमन हेतु अंग्रेजी सेना भेजी गई, किंतु वास्तविक संघर्ष आरंभ होने के पूर्व ही भील मुखियाओं ने मई 1825 में समझौता कर लिया। इसी प्रकार का समझौता डूंगरपुर राज्य की सिमूर, वारू, देवल तथा नंदूपालों के भीलों ने भी किया। उपरोक्त समझौते के प्रावधान एक पक्षीय थे, किंतु इनके माध्यम से अंग्रेज लंबे समय तक डूंगरपुर राज्य में शांति बनाए रखने में सफल रहे। उदयपुर राज्य के भीलों ने कभी भी इस प्रकार की शर्त स्वीकार नहीं की तथा अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के समक्ष समर्पण नहीं किया। जनवरी 1826 ईस्वी में
गरासिया भील मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंद राम ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1826 ईस्वी में लंबी बातचीत के उपरांत दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात ही यह विद्रोह समाप्त हुआ। अंग्रेजों ने उदयपुर राज्य ने 1838 ईस्वी तक भीलों के प्रति उदार नीति अपनाई, क्योंकि दमनात्मक सैनिक आक्रमणों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे। यूं छुटपुट भील विद्रोह की घटनाएं जारी रही, किंतु कुल मिलाकर 1838 तक उदयपुर राज्य में शांति रही। 1836 में बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुए, जिन्हें अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महारावल ने तुरंत नियंत्रित कर दिया था। अंग्रेजों ने बल प्रयोग के उपाय नहीं छोड़े, बल्कि मेरवाड़ा बटालियन की पद्धति पर भीलों के विरुद्ध लंबी सैनिक योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों की सेना के गठन का निर्णय लिया। अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खैरवाड़ा रखा गया। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खैरवाड़ा एवं कोटडा में 2 छावनियां स्थापित की गई। अंग्रेजों के सैनिक उपाय कुछ समय तक ही भीलों को शांत कर सके। 1844 में बांसवाड़ा राज्य में छिटपुट भील विद्रोह हुए। इसी समय माही काठा एजेंसी के अंतर्गत पोसीना, जो गुजरात में आजकल, एवं सिरोही राज्य के भील गरासिया विद्रोही हो गए। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 में कुमार जिले बसावो के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला। बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह को सहायता हेतु वेस्टर्न मारवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा था तथा अंग्रेजी सेना की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक भील विद्रोह को कुचल दिया गया। 1850 से 1855 के मध्य कोई बड़े भील विद्रोह की घटना नहीं घटी, किंतु दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य के कालीवास के भील विद्रोही हो गए। महाराणा ने मेहता सबाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु सेना भेजा। सेनाओं ने गांव में आग लगा दी तथा भारी संख्या में भीलों को मौत के घाट उतार दिया। 1860 ईस्वी तक निरंतर छुटपुट भील विद्रोह की घटनाएं घटती रही। 1857 की क्रांति के दौरान भी भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु भील इस राष्ट्रीय क्रांति से अनभिज्ञ थे तथा राजकीय पलटनों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह नहीं किया। वर्ष 1861 में उदयपुर के समीप खैरवाड़ा क्षेत्र में भील विद्रोह की घटनाएं सामने आई। 1863 ईस्वी में कोटडा के भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए, जिसकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने उदयपुर राज्य पर सौंपी, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। इन आधारों पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया गया तथा सैनिक कार्रवाई शांतिपूर्वक समझाकर भील उत्पाद को शांत कर दिया गया। तत्पश्चात 1867 में खैरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने उत्पात आरंभ कर दिया, जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया था। 1872 से 75 के दौरान बांसवाड़ा में भील विद्रोह की अनेक घटनाएं घटी। बांसवाड़ा राज्य में तिलकारी व शेरगढ़ गांव में के भील छापामार गतिविधियों द्वारा अशांत रहे। 1873-74 के दौरान इन गांवों के भीलों ने विद्रोह कर दिया था। उनकी गतिविधियां के फैलाना झाबुआ राज्यों तक फैल गई थी। 1881 से 82 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों में राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए। 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ। असल में यह लंबे समय से एक भील आक्रोश का विस्फोट था। 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह एवं लोनारगन के नेतृत्व में बारापाल पहुंची। इसके साथ महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी था। 27 मार्च को सेना ने बानापाल में सैकड़ों भील झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा था तथा बारापाल के आसपास भीलों की झोंपड़ियों को जलाया जाता रहा। फौज की इन कार्रवाइयों से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित स्वयं अपने घरों को
उजाड़कर सघन जंगलों में पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। अपनी स्थिति सुदृढ़ कर भीलों ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। निराश सेना व सेनापतियों ने सुरक्षात्मक स्थिति लेकर ऋकवदेव में डेरे डाल दिए थे। यहाँ लगभग 8000 भीलों ने उन्हें घेर लिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बीखलपाल का गोमती, नीमा पीपली का खेमा तथा सालकरी का जोयता थे। सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांति समझौते के प्रयास किए, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने ऋकवदेव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता आरंभ की। अंत में 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ एक समझौता हो गया। राज्य के अधिकारी आधा बराड़ कर छोड़ने, भविष्य में भीलों को जनगणना कार्यों में कष्ट न पहुंचाने व विद्रोही भीलों को माफी देने पर सहमत हो गए। भीलों ने राज्य के नियमों का पालन करने का वचन देते हुए कानून विरोधी गतिविधियों में संलग्न न होने की स्वीकृति दी। उपयुक्त समझौते ने एक भयंकर भील विद्रोह को शांत अवश्य कर दिया, किंतु पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो पाई। यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त सीमा तक सुलझा लिया गया, किंतु डूंगरपुर बांसवाड़ा के भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अतः 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्यों में गोविंद गुरु के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन आरंभ हुआ। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज में धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किया था, जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में परिवर्तित हो गया। गोविंद गुरु डूंगरपुर में बेड़जा नामक गांव के निवासी एवं जाति के बंजारा थे। स्वयं छोटे किसान थे। उनके निर्धन आर्थिक दशा एवं उनके पुत्रों एवं पत्नी की मृत्यु ने उन्हें आध्यात्म की ओर प्रेरित किया तथा वे सन्यासी बन गए। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए। उन्होंने धूनी स्थापित कर एवं निशान ध्वज लगाकर आसपास के क्षेत्रों के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना आरंभ कर दिया। गोविंद गुरु के विचारों ने भीलों को जागृत किया, उन्हें अपनी दशाओं और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन विचारों ने उन्हें यह सोचने के लिए भी बाध्य कर दिया कि उनके वर्तमान शासकों ने उन्हें पराधीन कर रखा है, जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी थे एवं उन्हें इस पर पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार यह समाज एवं धर्म सुधारक आंदोलन आर्थिक राजनीतिक आंदोलन में बदलता जा रहा था। गोविंद गुरु की उपयुक्त शिक्षाओं के कल्याणकारी गतिविधियों के कारण उनका भगत पंथ भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। गोविंद गुरु के बढ़ते हुए प्रभाव से राजा, उनके अधिकारी एवं जागीरदार चिंतित होने लगे थे। उसका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को न पलट दे। अतः वे इन उपदेशकों अथवा प्रचारकों को अपने राज्य अथवा जागीर की सीमाओं से बाहर निकाल जाने के लिए बाध्य करने लगे, जिससे वर्गीय कट्टा बढ़ने लगी तथा समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा था। 1908 में गोविंद गुरु ने राजपूताना छोड़कर 1910 तक कृषक के रूप में गुजरात के सूट व ईडर राज्य के भीलों में कार्य किया। उन्होंने इन राज्यों को भीलों को जागृत कर उनका शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया था। ईडर राज्य के अंतर्गत पालपट्टा में भील आंदोलन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वहां के जागीरदारों ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 को एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत कुल 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकारों से संबंधित रखती थी। इस समझौते ने राजस्थान व गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। यह समझौता गोविंद गुरु के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। सन 1911 के आरंभ में वह डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सावास आए। वहां उसने धूनी स्थापित कर भीलों को आधुनिक पद्धति पर उपदेश देना आरंभ कर दिया। 1911 में उन्होंने अपने पंथ को एक नए रूप में संगठित किया तथा धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को सामंती व औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति भी समझाने लगे। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धूनी स्थापित की तथा उनकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए गए थे। गोविंद गुरु द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया ही नहीं था, बल्कि अपने क्षेत्र के सभी मामलों के प्रभारी थे। वे भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे। इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविंद गुरु की समानांतर सरकारें चलने लगी, किंतु दूसरी ओर राजा एवं जागीरदार द्वारा उनके शिष्यों का उत्पीड़न भी जारी रहा। बेड़सा गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र बन गया।
ईडर, सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर राज्यों, पंचमहल, खेड़ा जिले के भी वहां आने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण दक्षिण राजस्थान के राज्यों और बंबई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भी क्षेत्रों में फैल गया। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा उनका सभी सामान जब्त कर लिया। अब उन्हें उनके धार्मिक पंथ को छोड़ने के लिए धमकाया जाने लगा। सामंती एवं औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़क व्यवहार में गोविंद गुरु एवं उनके शिष्यों को सामंती व औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की ओर प्रेरित किया। गोविंद गुरु अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे तथा भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेश भाग भेजे गए। धीरे धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर आने लगे तथा साथ में राशन, पानी व हथियार भी ला रहे थे। इन गतिविधियों से सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ईडर राज्यों को चौकन्ना कर दिया। इन सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े व पालों में युद्ध के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। 6 से 10 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वेजरी राइफल्स की एक कंपनी व 7वीं राजपूत रेजिमेंट की कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंची। विफल वार्ताओं के बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौजों ने तोप मशीन गनें तैयार कर रखी थी एवं वहां से गोला बारूद दागे जाने लगे। लगभग 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया, किंतु आधुनिक युद्ध सामग्री की समक्ष अधिक समय तक वे नहीं टिक सके। मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे तैनात अंग्रेजी फौज पहाड़ी को घेरते हुए ऊपर पहुंची और भीलों को अंधाधुंध गोलियों से भूनना आरंभ कर दिया। भीलों में भी भगदड़ मच गई। कुछ ही समय में पहाड़ी पर भीलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके उपरांत भी भीलों का कत्लेआम जारी रहा। अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल 100 भील मारे गए थे तथा 900 भीलों को बंदी बना लिया गया था। इसके साथ ही गोविंद गुरु व पूंजिया को भी बंदी बना लिया गया। भील आंदोलन कुचल दिया गया, किंतु भील अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलित थे। भीलों में गोविंद गुरु भारी लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने उन्हें अनेक बुराइयों से मुक्ति दिलाई थी। अतः गोविंद गुरु की लोकप्रियता के कारण उनकी आजीवन कारावास की सजा को 10 वर्ष की सजा में बदल दिया गया तथा 7 वर्ष के पश्चात इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वे सूत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, ईडर राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के झालौद नामक गांव में रहने लगे। इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों के भगत भी उनके प्रवचन सुनने के लिए वहां आते जाते रहते थे। बस केवल आज इतना ही, कल पढ़ाएंगे यहाँ से आगे। जय हिंद, जय भारत।